हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पता नहीं गर्मी की वजह से या वैसे भी घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए मन करता नहीं। आज अचानक से मुझे कुछ देख करके कुछ याद आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। मैं आज एटीएम गई थी पैसे निकालने के लिए, तो रास्ते में मज़दूरों का घर पड़ता है, बहुत सारी काम वाली रहती हैं, मज़दूर रहते हैं उधर। तो मैं देख रही थी कि छोटा सा रूम है और पंखा ऐसे चल रहा है धीरे धीरे। मतलब बहुत सारे लोग थे एक पंखे में ऐसे, और तपती हुई छत, और ऐसे रह रहे थे। और मैं जा रही हूँ और मुझे बहुत गर्मी लग रही, तो मैं ये सोच रही थी जाते जाते कि मैं जल्दी से जाके पैसे निकाल के लाऊं और घर में एसी में बैठूं, मैं जल्दी से जाकर एसी के रूम में बैठ जाऊं। तो मैं दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है। और जब जाते हुए देखा तो मुझे याद आया वो दिन कि मैं गई थी, तो शहर से गई थी, शादी हुई थी मेरी गांव में। और मैं यहाँ गाज़ियाबाद में पली बढ़ी। यहाँ पे एसी के रूम में रहते थे। एसी का बहुत टाइम पहले लगवा लिया था हम लोगों ने, जब किसी के घर में एसी नहीं होता था, तब उस टाइम में तब एसी लगा था हमारा, शायद 2004 की बात है शायद में भी। हाँ, तभी एसी था। और 2010 में मेरी शादी हुई है। तो शादी हुई तो गांव में गए, तो वहाँ सोचिए पंखा भी नसीब नहीं होता था। मेरे पापा ने पैसे दिए थे, तो मेरे पति देव ने वहाँ इन्वर्टर लगवाया। पहले तो मेरे जाने से पहले, जब मेरी एक विदाई अभी नहीं हुई थी, सर्दी में शादी हुई थी मेरी फरवरी में, तो ये मैं मार्च में आ गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। मुझे एमए का एग्ज़ाम देना था, एमए सेकंड बार कर रही थी। तो उसके बाद फिर मतलब एग्ज़ाम देना था, इस वजह से आ गई थी। तो मेरे पापा ने शायद बोला था कि इन्वर्टर है कि नहीं है घर में, तो शायद बोला होगा, या फिर मेरे हस्बैंड को ऐसे ख्याल आया होगा कि हाँ इन्वर्टर होना चाहिए, मेरी बीवी वहाँ रहेगी। तो इन्होंने इन्वर्टर के लिए पैसे दिए थे। मेरे पापा के ही पैसे थे, जब दहेज के थोड़े पैसे कम हो गए थे तो पापा ने लेट थोड़े से दिए थे उन लोगों को पैसे। तो वो मेरे हस्बैंड ने गांव में भेजा कि 20-25 हज़ार भेजे शायद से, तो कि एसी लग जाना चाहिए जब तक वहाँ मैं पहुँचूँ। हाँ, पापा का ही था कि एसी है कि नहीं है, अरे सॉरी एसी नहीं, इन्वर्टर है कि नहीं है। तो कि इन्वर्टर लग जाना चाहिए जब तक मैं वहाँ ना पहुँचूँ, मतलब मेरी बेटी वहाँ ना पहुँचे, तो इन्वर्टर लग जाना चाहिए। तो पैसे इन्होंने भेजे, लेकिन उन लोगों ने वो अपने पैसे खर्च कर दिए, इनके भेजे हुए पैसे वो खर्च कर दिए। और मेरे देवता ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तो घर वाले बुरे तो हो ही नहीं सकते। तो मैं गई, बहरहाल मैं गई, गांव गई। फिर ये भी आए, छुट्टी आए थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने फिर दोबारा से पैसे अपने लगा करके और इन्वर्टर लगवाया, फिर अपना चले गए। और उसके बाद फिर मैं रहने लगी। तो क्या होता था, इतनी सड़ी गर्मी पड़ती थी। एक बार ऐसा हुआ, मुझे याद आ गया इन लोगों की गरीबी देख करके कि ये कैसे रह रहे होंगे। मैं ये देख रही थी, अरे कैसे रह रहे हैं, ये कैसे रह रहे हैं। अजीब सा फीलिंग हो रहा था कि अरे यार इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना पसीने में पसीने तरती। अभी तो आकर के पंखे में बैठ गई तो एकदम सूखे पसीना। तो मैं देख कर के ये सोचती कैसे रह रहे हैं, ये कैसे रह पा रहे हैं। तो मुझे वो अचानक से कुछ दूरी गई उनसे आगे जस्ट, तो मुझे एकदम से दिमाग में एकदम से ठनका कि मैंने कहा यार ऐसी सड़ी गर्मी में तो मैं भी रही हूँ, ये तो फिर भी पंखे में रह रहे हैं, इनका तो फिर भी पंखा डोल रहा है, चल रहा है। हमारा तो एक टाइम ऐसा है कि मेरे कमरे का, मेरे रूम का पंखा ख़राब हो गया। मैं गाँव में थी और मैं 3 महीने प्रेग्नेंट थी, 3rd मंथ चल रहा था मेरा, और प्रेग्नेंट थी। और मेरे रूम का पंखा ख़राब हो गया, और सब लोग दिन रात अपना जो भी है, लाइट आती थी जैसे भी, इन्वर्टर तो चलता था, तो सब अपने पंखे में रहते थे और मैं बिना पंखे के रहती थी। मैं मतलब इतनी सीधी थी, सीधे लोग भी इतने सीधे नहीं होना चाहिए कि कुत्ता भी मुँह चाट जाए। तो मेरा वही हिसाब किताब था, इतनी सीधी थी कि कुत्ते भी मुँह आके चाट जाते थे, कुत्ते ही थे जो चाट जाते थे। तो मैं अपनी सास को मैंने बोला कि मम्मी जी बहुत गर्मी लग रही है, ये पंखा ठीक करा दीजिए। तो बोल रही हैं कि अरे ठीक कराने के लिए दिया है, आ जाएगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, मैं बिना पंखे के रात दिन रह रही हूँ, बिना पंखे के। सोचो, मैंने एक बार भी मैं जिक्र नहीं किया कि अरे दूसरी तेज़ लड़की होती तो कहती कि मैं एसी में रह के आई हूँ और मुझे पंखा भी नसीब नहीं होगा, मुझे पंखा का इंतज़ाम करके दो कहीं से। लेकिन मैं सोचती जब बाप ने कर ही दी शादी गरीबों की तरह, गरीबी में, तो अब झेलना मुझे पड़ेगा। रो पीट कर क्या करूँगी, जब बाप ने कर दी शादी तो फिर रो पीट के क्या करना है। और पति है नहीं देखने वाला, और कहो तो भी नहीं उनको सुनाई देगा, या उनको नहीं समझ में आना चाहिए कि हाँ बीवी मेरी हाँ ठीक नहीं है, तो कहीं प्रेग्नेंट है तो रख दूँ उसको मायके में उठा करके, नहीं मायके में नहीं रखना है। तो जी 2-3 दिन हो गया पंखे के लिए। मैं रोज़ कहती थी मम्मी जी कब लगेगा, ये कब ठीक करके देगा। तो मेरी सासू माँ बहुत बहाने बनाती थी, बहुत, कि अरे जानती हो गांव है ना, गांव में ऐसे ही धीरे धीरे सब काम करते हैं, सब ठीक ऐसे ही टाइम लगाते हैं। तो मैं क्या मतलब मैं अब किस तरह से कहूँ कि अब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं क्या करती थी,
कि गरीबों वाली आपको एक फीलिंग बता रही हूँ कि ये टॉवल जो होता है ना, टॉवल, तो उसको मैं पानी में भिगो के और पेट पे रख के सोती थी, क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो बहुत गर्मी, पेट में ऐसा जलन सा होता था, मुझे बहुत गर्मी लगती थी। तो उसको मैं पानी में निचोड़ के, उसको भिगो के निचोड़ के फिर पेट पे रख के और फिर लेटती थी मैं। तो फिर मैं कहती थी, मतलब सोचती भी थी कि साला हस्बैंड भी साथ नहीं रहता है और बाप ने तो कर ही दिया, तो वही शिकायत किससे करें। और मेन बात थी कि पापा को मैं एक बार कह भी देती कि ऐसे ऐसी दिक्कत हो रही, तो वो तुरंत ही पंखा भिजवा देते कहीं भी, क्योंकि बगल में गांव था, मतलब दादी का गांव था, तो पैसे वाले थे तो वो हर सुविधा कर सकते थे। लेकिन मैंने नहीं बोला कुछ, क्योंकि इन लोगों ने दहेज की इतनी डिमांड ही कर दी थी कि मैंने पापा को सब कुछ मना कर दिया था कि कुछ देने की ज़रूरत नहीं, जितना मांगा है बस उतना ही दो, बाकी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कुछ भी नहीं, मतलब मैंने सब रिजेक्ट कर दिया, बाकी जी इन्होंने जो मांगा बस उतना ही दिया, बाकी जो अपनी सुख सुविधा का था मैंने कहा वो करेंगे ना, वो लोग करेंगे, उनका फ़र्ज़ है, वही करेगा, लड़का करेगा, उसके माँ बाप करेंगे, मेरा बाप क्यों करे, मतलब ये फीलिंग थी, क्योंकि दहेज के ऊपर शादी हुई थी। तो फिर मैं बहुत परेशान, 1 हफ़्ता हो गया, मतलब 7 दिन हो गए मुझे करते करते, मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया एकदम, बहुत गर्मी लगती थी, रोज़ ही ऐसे करती थी। तो एकदम बहुत ज़्यादा, जब एकदम कहते हैं ना नाक से पानी ऊपर के, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो फिर मैंने कि चलो अब करा देगी सास, अब करा देगी सास पंखा ठीक, लेकिन नहीं हुआ। और ऐसी सड़ी गर्मी में, मई की गर्मी थी, मई जून की गर्मी थी, ऐसे ही सोचो कैसे रह रहे, और ऐसी एक ही तल्ले की, मतलब छत, ऐसी नंगी छत है, कुछ वैसा भी नहीं कि ऊपर बना हुआ तो थोड़ा ठंडा रहे, एकदम तपती हुई छत, और पंखा एकदम ऊपर लगा हुआ था, वो भी पंखा तो खैर बंद ही था। तो फिर 1 हफ़्ता हो गया, बुरा हालत हो गई मेरी एकदम, मैं मेंटली एकदम से परेशान हो गई कि मैं अकेली रहती, मतलब तो झेल पाती तो मैं झेल लेती, लेकिन भाई शरीर दूसरा था, प्रेग्नेंट थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, नहीं तो मैं वो भी झेल जाती, मैं वो भी झेल जाती, क्योंकि गाँव में शादी हुई तो भाई रहेंगे, गंवारों की तरह ही तो रहना है, कौन सी शहरी की तरह रहना है मुझे। तो फिर सास को कहते कहते नहीं, खाली मैं देख रही हूँ कि बहाने बना रही है सास मेरी, क्योंकि मैं सीधी थी तो हर चीज़ कर देती थी, तो उसको लगा कि सास को मेरे कि अरे ये तो ये भी कर देती है, चलो इससे इतना काम करवा लो, उतना भी करवा लो, सब कुछ करवा लो, तो मुझसे सब करवाती थी मैं, सब जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता था मैं उतना करती थी, लेकिन अपने घर पर शिकायत नहीं करती थी कि मुझे इतना करना पड़ता है, उतना करना पड़ता है। तो मैं कर लेती थी कि भाई ये दुखी थी कि पापा ने कर दी, ये गाँव में शादी है और लड़का लेके जा नहीं रहा है साथ में। तो फिर बहुत 1 हफ़्ते झेल करके एकदम अति हो गया मेरा कि ये तो सास मेरी बहुत बहाने बना रही है, सिर्फ बहाने बना रही है, कुछ ठीक भी नहीं हो रहा है। मेरी सास का और मेरी ननद का टारगेट था कि इसको गर्मी में रखेंगे, उन दोनों की बड़ी दुखड़ी चलती थी, दोनों की बड़ी मिलीभगत चलती थी कि इसको रुला के रहेंगे। मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे खाने पीने की चीज़ें भी फेंक दी जाती थी, ये पुराने ज़माने का वो जो होता आया है, तो वो चीज़ें थी कि मुझे जब मैं मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, तो मुझे सिर्फ दही खाने का मन करता, दही और आलू का पराठा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता था, मैं कुछ खाती ही नहीं थी, अगर नहीं मिलता था, वो नहीं बनता था, तो मैं खाना ही नहीं खाती थी। तो वो भी ज़बरदस्ती सास कहती थी कि भूखे नहीं रहना चाहिए, तो एक रोटी बस खा लेती थी ऐसे ही। तो मैं रोज़ सुबह आलू का पराठा और रात को दही जमा देती थी 1 गिलास में, वो भी दूध की भी कहानी है, दूध की भी कहानी है, तो बताऊँगी अभी। हाँ, तो एक पंखे का हुआ कि पंखा का बहुत वो हो गया कि सास बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रही है, ऐसे ही खाली मेरे को बहला रही है कि ये तो जैसे मेरा बेटा है बेवकूफ़ सा, ऐसी बहू भी बहुत महा बेवकूफ़ है, जो करा लो सो कर लेगी। तो फिर मैंने मतलब बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गया, गर्मी बढ़ती जा रही थी, और ये एक होप होती है ना कि चलो कोई जेन्युइन काम करा रहा है, तो वो जेन्युइन काम दिख नहीं रहा था, ये सिर्फ बहाने मार रही थी मेरे सास। तो मैंने इनको फिर शिकायत की कि शिकायत क्या, अपनी तकलीफ़ बताई कि देखो ऐसे ऐसे पंखा ख़राब है। अब पता नहीं मैंने बीच में जिक्र किया कि नहीं इनसे, लेकिन मैं तब शायद मैं बहुत परेशान होकर के इनको फ़ोन किया, फ़ोन तो रोज़ ही आता था, उनसे बताया कि 1 हफ़्ते से पंखा ख़राब है मेरा और कोई ठीक नहीं करा रहा है, और सासू माँ रोज़ कहते हैं कि कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो ठीक नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा। तो इन्होंने फ़ोन किया अपनी माँ को और बोला कि अगर पंखा ठीक नहीं हो रहा है तो दूसरे कमरे का पंखा उतार करके इसके कमरे में लगा दो। पंखे मेरे ही थे, मतलब इन्होंने ही ख़रीदे थे। तो तुरंत उन्होंने डांटा, तब जा कर के मेरे कमरे में दूसरे कमरे का पंखा, जो हॉल का पंखा था, वो लगा। मेरे में इतनी वो भी नहीं थी कि हाँ मैं कहूँ कि वो पंखा लगा दो, क्या औकात है मेरी, जब मेरा आदमी ही नहीं रह रहा वहाँ पे, जब मेरा आदमी ही साथ नहीं देगा, कि आदमी ही कल को सुनाने लगे, तो मेरा कोई
वो था ही नहीं, ना इतनी अकल थी कि मैं तेज़ होती कि नहीं मुझे रहना ही नहीं है, एकदम से हट कर लेती और एकदम से जिद करके और अड़ करके सर पे सवार होकर के रहती। मेरी तो गाड़ी जो दी गई उस पे भी मेरा हक नहीं है, जो गाड़ी दी है तो वो मेरा देवर चलाता है शुरू से ही। वो गाड़ी के कागज़ लेकर ऐसे मेरे सामने रिएक्ट कर रहा था, ओहो ये तो मेरी है, ऐसे फील कर रहा था कि अरे ये तो मतलब एक होता है ना कि दूसरे का सामान कोई दूसरा कब्जा कर ले तो वो एकदम हथिया लेता है कि ये तो मेरा है, तेरा कोई हक नहीं है। तो इस तरह से उसने मेरे शुरू में ही जता दिया। और पति ने गाड़ी भी ली थी तो सिर्फ मेरे अरे अपने भाई के लिए ही ली थी, तो उस गाड़ी का जिक्र करते ही बोलेरो गाड़ी दी थी मेरे बाप ने उस टाइम पे 2010 में। जबकि कहीं ये बोलते थे, खुद बोलते थे मेरे हमारे तो 10 पीढ़ियों तक कोई ऐसा नहीं दिया है और आगे भी नहीं कोई दे पाएगा जितना तुम्हारे पिताजी ने दे दिया। लेकिन अब वो सब चीज़ें धुंधली हो चुकी हैं। अब तो ज़्यादा इनको मिल जाता है। एक सिपाही से बेइज्जती कराई मेरी कि अरे ये कहते कि इतना दिया है मेरे, तो सिपाही ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी। पी रखी थी दोनों ने, तो क्या रिएक्ट करती मैं। उसने कहा नहीं साहब आपकी तो अब तो आपको इतना मिलता है, इतना गड्डियाँ मिलती है, फलाना फलाना फलाना। मैंने कहा ये दोनों पिए हुए हैं तो क्या इस बात का रिएक्ट करूँ मैं। तो नहीं किया। देखिए कहाँ से कहाँ पहुँची मैं। हाँ तो तब जा कर के मेरे कमरे में पंखा लगा। फिर हाँ दही की बात बता रही थी कि प्रेग्नेंट थी तो उससे दही और पराठा खाने का मेरा मन करता था। तो मैं रोज़ पराठा बनाती थी अपने लिए और सबके लिए जो खाना बनना था वो बनाती थी मैं। और मैं 5-6 महीने रही वहाँ पे। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी। 5 मंथ एंड में मैं गाज़ियाबाद में मुश्किल से मैं आई हूँ, क्योंकि पापा हमेशा कहते थे कि भेज दो, लेकिन मेरी सास चाहती थी कि इसको एंड तक काम कराएं और इसको एंड में भेजें डिलीवरी टाइम पे, क्योंकि खर्चा उठाना नहीं था। खर्चा उठाएं सुपरिटेंडेंट साहब, पिताजी भाई मेरे सेंट्रल एक्साइज में सुपरिटेंडेंट थे। तो उसका थोड़ा सा ये था कि बहुत ज़्यादा अत्याचार, क्या वो जानते थे कि सीधी है तो कुछ भी करेगी, तो कुछ भी चूल्हे पे खाना नहीं बनवाती थी। बस गैस ख़त्म हो जाए तो कि सुपरिटेंडेंट साहब को पता लगेगा तो कहेंगे कि अरे मेरी लड़की को इतना दिया है और ये चूल्हे पे खाना बना रही है। तो मैं तब भी हेल्प करा देती थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं जितना मेरे से हो सकता था दाल चावल उस पर बनाना तो वो मैं बना देती थी। और बाकी रोटियाँ मुझे आती नहीं थी बनानी, तो सास मेरी बनाती थी। और ननद मेरी थी तो भाई तो राजकुमारी की तरफ पली बड़ी है, गाँव की है, गांव में रहने वाली लड़की। 3rd डिवीज़न से पास, बोलना नहीं चाहिए लेकिन गुस्सा आती है उस पर। उसने इतना जो पुराने फिल्मों में होता था ना कि वो छिपकली डालना और ये करना, अत्याचार करना, ये फेंक देना वो फेंक देना, बस एक छिपकली नहीं डाले खाने में, बाकी सब कुछ किया उसने। तो मेरा क्या, मैं एक कप 1 गिलास मुझे दूध मिलता था बड़ी मुश्किल से, तो उसको मैं दही जमा देती थी। रात को दही जमा देती थी, आटे के कनस्तर जो होता है उसमें मैं रख देती थी जमा डाल करके, तो वो दही जम जाती थी। उसके साथ मैं पराठा खा लेती थी, क्योंकि मुझे वही ही खाने का मन करता था। दही के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, तो मैं रोज़ वही खाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जैसे मुझे लग रहा है 1 महीने बाद या वैसे ही जब काफ़ी टाइम मतलब रोज़ ही खाती थी, तो एक दिन क्या हुआ मैंने दही निकाला कि देखो दही, पराठा बनाया आलू का, तो मैंने कहा दही देखती हूँ कि है कि मतलब निकाल के खा लूँ दही के साथ। तो देखा कि दही गायब है, वहाँ है ही नहीं। तो मैंने सास से पूछा कि इसमें दही जमाई थी, मैंने कहाँ गई? तो बोल रही है कि वो तो ख़राब हो गई, हमने फेंक दी। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती थी, मैं ये माइंड लगाती ही नहीं थी कि इन लोगों ने फेंका होगा। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि फेंका होगा। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे दही कैसे ख़राब हो जाएगी, और वो तुम फेंक दोगे फट जाएगा, रखोगे ना। और वैसे भी फटे हुए दूध में भी दही जमाव डाल दो तो वो दही ही हो जाता है। तो मैं वो तो सही दूध था, तो वो दही फेंकी नहीं गई थी, वो खा ली गई थी, या मतलब वो खा के फेंक दी गई थी। कहने का मतलब कि मेरे को बताया गया कि वो फेंक दी दही हो गया जी। तो मैंने इनको भी बताया, तो इन्होंने कोई खास वो नहीं किया। तो ये काम था कि ये रोज़ दही खाती है तो रोज़ तुझे दही खिलवाते हैं हम, ये चीज़। फिर पराठा खाती थी, तो एक दिन मैं सब खाना वाना बना करके और उसके बाद मैं थोड़ा आराम करने के लिए चली गई कि अपने लिए पराठा रख करके बना के कि एंड में रख दिया, और बाकी सबका खाना बना के और मैं आराम करने चली गई। प्रेगनेंट थी तो चक्कर आते थे, बड़ी मुश्किल से खाना बन पाता था। तो फिर मैं आराम करने चली गई। उसके बाद फिर थोड़ा मैंने कहा चलो उठ के खा लेती हूँ। फिर आई तो देखा कि पराठा गायब है। तो जी सासू माँ को बोला कि मैंने कहा पराठा रखा था कहाँ गया? तो वो हंस के मुस्कुरा के बोल रही हैं कि बुचिया बोलती है अपनी लड़की को, मतलब ननद को मेरी। तो कहती हैं अरे बुचिया कह रही थी कि अपने लिए पराठा बना के खाती हैं, हमारे लिए नहीं बनाती हैं। तो बुचिया ने खा लिया, मतलब उसने खा लिया। तो मैंने कहा सास को पता है कि पराठे के अलावा कुछ खाती नहीं है, और इतना सारा 2-2 किलो आटे की रोटी बना करके, इतना चावल दाल सब्जी सब बना करके, इतना और ऐसी हालत में बना करके थक गई होगी, तो कितना क्या बना, मतलब वो कैसे खाएगी? और उसका पराठे भी खा गए। अरे तुमको खाना था तो पहले बोलते थे कि हाँ मेरे लिए भी बना देना। वो होता है ना बोलने का
मुँह दिया है भगवान ने तो बोल दिया होता कि बना बना देते, लेकिन नहीं, उनको मुझे सिर्फ परेशान करना था उसकी लड़की को, और उसको सिर्फ मुझे परेशान करना था कि कैसे खाती है, मैं इसका खिलवाती हूँ। तो उस लड़की ने, जो मेरी ननद है, उसने तो बहुत अत्याचार किया। और भगवान उसको देगा, ज़रूर देगा। तो ये था ना, हेल्प कराती थी कुछ। इतना मुझे एक बार इतना बुरी तरह से चक्कर आ रहा है, बहुत बुरी तरह से चक्कर आ रहे थे, मतलब मैं खाना बना खड़े होने की हालत में नहीं थी, बनाना तो दूर, खड़े होने की हालत में नहीं थी। ऐसे आटा गूँथ रही थी तो मुझसे गूँथा नहीं जा रहा था, ये 5वें महीने की बात है, गूँथा नहीं जा रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत बुरी तरह से। तो मैं बाहर, मेरी ननद बैठी हुई थी बाहर बरामदे में, तो मैं वहाँ गई, वहाँ बुला करके लाई उसको कि थोड़ा किचन में आना, रानी थोड़ा किचन में आना। तो आई तो कह रही क्या, मैंने कहा थोड़ा सा आटा गूँथ दो। तो ऐसी पैर पटका उसने, गंवारों की तरह, जैसे गंवार लड़कियाँ नहीं वो होती पुराने ज़माने की, ऐसे पैर पटक के तनक के बोल रही है कि अगर मैं आटा गूँथ लूँगी तो मुझे रोटी बनानी नहीं आएगी। तो मुझे इतना मेरा पारा चढ़ गया, मैंने कहा आज मैं हालत में नहीं, मेरी हालत नहीं है कि मैं आटा गूँथ सकूँ, मेरे इतनी हालत नहीं हो रही थी कि मैं आटा गूँथ सकूँ। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने इतना तनतना के गुस्से में बोला, मैंने कहा ऐसा जहाँ से आई हो चली जाओ, वहीं पे जा कर के बैठो, मैं सब कर लूँगी, जाओ तुम यहाँ से। तो अपना सब निकाल दिया, मैंने कहा जाओ तुम यहाँ से, जहाँ से आई हो वहीं जाओ, मैं कर लूँगी। मैंने कहा चक्कर आ रहा है मुझे, आज खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो तुम उसको इतना कहती तो इतना वो करोगी कि आटा गूँथ लूँगी तो रोटी नहीं बनानी आएगी। तो चलेगी। फिर किस तरह मुश्किल से मैंने आटा गूँथा, चक्कर बुरी तरह से आ रहे थे, पति है नहीं, और नौकरानी की तरह हम सबको पका के 2-2 किलो का आटा हम बना के दे रहे थे। फ्री की नौकरानी मिली थी, इतने सारे बर्तन मांजो, ढेर सारे ये 2-2 क्या बोलते हैं, टोकरे बर्तन मांज के दो। तो ये सब किया। देखिए फ़ोन आ रहा है, चलिए गए, फ़ोन आ रहा है, मैं अभी रात को वीडियो बना रही हूँ, ये छत पे सब बैठते हैं, तो अभी फ़ोन आ रहा है ऊपर बुलाने के लिए। तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, बाय।